नमस्कार दोस्तों, सुपर करेंट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं ये टॉपिक हमारे चारों ओर के परिवर्तन। जो हम लोग की टॉपिक है वो ये है कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन, यानी कि हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। आज उसी के बारे में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो बात ये आती है कि हमारे चारों ओर कैसे परिवर्तन होते हैं। पहली बात तो ये कि परिवर्तन कहते किसको हैं, परिवर्तन कहते किसको हैं, यानी कि किसी पदार्थ के रंग, रूप, अवस्था, स्वाद आदि में होने वाले बदलाव तथा या कह सकते हैं कि प्रकृति में होने वाले ही बदलाव को ही क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। अब बात यह आती है कि प्रकृति में बदलाव कैसे कैसे होते हैं। तो हमारे प्रकृति में बहुत सारे बदलाव होते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि पेड़ क्या होते हैं, छोटे पेड़ जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, छोटे पेड़ क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं। जो पत्तियां होती हैं वो सूखने के बाद क्या होती हैं, झड़ जाती हैं, पत्तियां पीली हो जाती हैं। तथा जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं, कुछ बच्चे मोटे हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये उनमें होने वाले बदलाव हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, परिवर्तन कहेंगे या परिवर्तन के नाम से जानेंगे। ऐसे ही बहुत सारे परिवर्तनों के बारे में आज हम सीखेंगे कि परिवर्तन क्या होता है, कैसे होता है, कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है और कौन सा अनुत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तनों के बारे में हम बहुत कुछ सीखेंगे। यानी कि परिवर्तन किसे कहते हैं, यानी परिवर्तन किसी पदार्थ की अवस्था, रंग, रूप, स्वाद, गुण तथा प्रकृति में होने वाले बदलाव को ही हम क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। कुछ ना समझ में आए तो इतना हम समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ में जो बदलाव होता है उसे हम परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि परिवर्तन कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसमें दिखाया गया है, जैसे जो आपका वो क्रियाकलाप 1 है, उसमें आप देख रहे हैं कि जो ये लड़की है ये क्या कर रही है, ये बैलून ली है और बैलून में मुंह के द्वारा हवा भर रही है। क्या कर रही है, हवा भर रही है। ठीक है, अगर ये मुंह के द्वारा हवा भर रही है तो उसके साइज में परिवर्तन हो रहा है ना, उसके आकार में जो हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, परिवर्तन कहेंगे, आकार में होने वाला परिवर्तन। लेकिन यदि उसको वो छोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, उसमें से हवा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अर्थात वो जो गुब्बारा अपनी पूर्वावस्था को क्या करेगा, प्राप्त कर लेगा। जो गुब्बारा है अपनी पूर्वावस्था को क्या करेगा, प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन का अर्थ होता है कि ऐसा परिवर्तन जो किसी वस्तु में हो तो जाता है लेकिन उसकी कारक को हटा देने पे वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। जैसे ये लड़की क्या कर रही है, ये लड़की अपने मुख के द्वारा इस बैलून में क्या कर रही है, हवा भर रही है। लेकिन जब ये अपने मुख के द्वारा हवा को भरना क्या कर रही है, बंद कर रही है और इस बैलून को छोड़ दे रही है, तो ये अपने पूर्वावस्था को प्राप्त कर ले रहा है। अपने पूर्वावस्था को क्या कर रहा है, प्राप्त कर ले रहा है। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं। जैसे देखिए जो क्रियाकलाप 2 है, इसमें देखिए एक कागज लीजिए। कागज से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे जब छोटे होते हैं तो ऐसी एक्टिविटी करते हैं, कागज लेते हैं, फिर कागज से जहाज बनाते हैं और उस जहाज को उड़ाते हैं। तथा उस जहाज को उड़ाने के बाद जब उनका मन भर जाता है तो उसे पुनः उसी अवस्था में लाने की कोशिश करते हैं, यानी कि जिस कागज से वो बनाया गया था उसे उसी रूप में लाते हैं। तो ये परिवर्तन क्या हुआ, यानी कि ये संभव परिवर्तन है कि जब हम कागज से जहाज को बना रहे हैं, इस कागज के द्वारा इस जहाज को बना रहे हैं, तो अब इस जहाज से हम पुनः इस कागज को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी परिवर्तन किस परिवर्तन के तहत आएगा, उत्क्रमणीय परिवर्तन के तहत आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में दिखाया गया है कि घर पे देखते हैं हम लोग की मम्मी लोग क्या करती हैं, आटा लेती हैं और उस आटे को गूंथती हैं। आटे को गूंथने के बाद उससे लोई बनाती हैं और उस लोई से रोटी बनाती हैं। ठीक है, जब रोटी बिगड़ जाता है तो उसे पुनः क्या किया जाता है, लोई में बदल दिया जाता है। तो इसका मतलब कि जो बनाई गई रोटी है, जो बनाई गई ये रोटी है, इस रोटी से पुनः हम इस गूंथे हुए आटे को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी परिवर्तन कैसा है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है, ये भी परिवर्तन कैसा है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट यानी कि एक्टिविटी 1, 2 एंड 3
एक्टिविटी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में क्या देखा आप लोगों ने? उसमें आपने देखा कि एक बैलून लिया गया और उस बैलून में एक लड़की मुख के द्वारा हवा भर रही है तथा उसे छोड़ दे रही है, तो बैलून अपने पूर्वावस्था में आ जा रहा है। वैसे आपने ये भी देखा कि एक कागज़ को लिए, उस कागज़ के द्वारा हम क्या किए, एक जहाज बनाया और उस जहाज को पुनः कागज़ में हम परिवर्तित कर लिए। फिर देखे कि हम क्या किए हैं, आटा को गूंथ के उससे रोटी बनाने का प्रयास किए हैं और रोटी बिगड़ जाने पे पुनः उसे हम गूंथे हुए आटा में बदल लिए। यानी कि ये जो प्रोसेस थी, ये जो प्रक्रियाएं थी, उसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? उत्क्रमणीय प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट एक्टिविटी 4 में देखिए। अब उसी गुब्बारे की बात की जा रही है, लेकिन उस गुब्बारे में किया क्या जा रहा है, हवा तो भरा जा रहा है, लेकिन अब उस हवा भरने के बाद उस गुब्बारे को बांध कर उसमें हम किसी नुकीले पेंसिल से छेद कर दे रहे हैं। तो अब वो गुब्बारा क्या हो रहा है, फट जा रहा है। जब गुब्बारा फट गया तो क्या अब फटे हुए गुब्बारे से हम पुनः गुब्बारा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, उसकी संरचना में तो परिवर्तन नहीं हुआ, वो फटने के बाद तो गुब्बारा ही है, लेकिन अब वो फट गया, इस वजह से उसे पुनः जिस अवस्था में था उससे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला आपका अगली एक्टिविटी है 5। इसमें बताया गया है कि एक हम क्या करेंगे कि एक कागज़ का टुकड़ा लेंगे, उस पर जहाज बनाएंगे और उसे क्या करेंगे, कैंची से काट देंगे। तो क्या अब उसे पुनः वही कागज़ प्राप्त किया जा सकता है? नहीं प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 में आप देख रहे हैं कि गूथे हुए आटे से क्या किया गया है, रोटी बनाया गया है। गूथे हुए आटे से रोटी बना दिया गया है तवा पे सिकाई करके। ठीक है, तो अब क्या इस सिकाई की गई रोटी से हैं हम पुनः गूथा हुआ आटा प्राप्त कर सकते हैं? तो गूथा हुआ आटा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस होंगी? वे प्रोसेस जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया। क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए दिया है कि क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? तो देखिए इसमें दिखाया गया है कि एक लोहा, जो मात्र एक लोहा होता है, लेकिन उस लोहे से हम उसके आकार में परिवर्तन करके विभिन्न प्रकार के औजार बनाते हैं। जैसे देखिए खुरपी बनाया गया है, यहाँ फावड़ा बनाया गया है। यानी कि लोहे से ही उसकी संरचना यानी कि उसके रूप में परिवर्तन करके हम बहुत सारे औजार को बनाते हैं। ठीक है, तो ये परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? इस परिवर्तन से यानी कि जो इस लोहे में परिवर्तन हुआ है, इससे पुनः हम लोहा क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इनको पिघलाने के बाद इसको दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस लोहे के द्वारा ही धातु की रिम यानी कि जड़ित बैलगाड़ी का पहिया बनाया गया है। ठीक है, उसमें लकड़ी का जो ये पहिया है इसको डालकर रिम में और ये पहिया बनाया गया है बैलगाड़ी का। ठीक है, फिर देखिए इसमें दिखाया गया है एक्टिविटी 7। एक्टिविटी जो 7 है उसमें मोमबत्ती के जलने के बारे में बताया गया है। जो मोमबत्ती होती है वो जलती है तो क्या होता है, मोमबत्ती का आकार छोटा होता जाता है। इसको आप करने के लिए घर पे कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक मोमबत्ती को लीजिए और उस मोमबत्ती को पहले माप लीजिए कि उस मोमबत्ती की लंबाई कितनी है। उसके पश्चात उसको जलाइए और जलाने के बाद फिर उस कुछ दूर यानी कि कुछ देर तक अगर वो जल जाए तो उसे बुझा दीजिए। फिर आप देखेंगे कि उसके आकार में परिवर्तन हो चुका होगा, अर्थात वो जितनी लंबाई की थी उससे उसकी लंबाई घट चुकी होगी। ठीक है, तो लंबाई घट गई। और ये जलना, आप जानते हैं किसी चीज़ का जो जलना होता है वो कौन सी प्रक्रिया होती है, वो रासायनिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, आगे अभी आएगा रासायनिक प्रक्रिया और भौतिक प्रक्रिया किसे कहते हैं उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। अब इसके आकार में परिवर्तन हो गया, यानी कि जितनी मोमबत्ती जल चुकी है उसे हम पुनः वापस प्राप्त नहीं कर सकते। और वापस प्राप्त नहीं कर सकते अर्थात ये कौन सी प्रक्रिया है, अनुत्क्रमणीय। कौन सी प्रक्रिया है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है।
ठीक है। लेकिन अगर इसी मोमबत्ती को जो शेष बची है हम एक बर्तन में रख के उसे पिघलाएं गर्म करके और फिर उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दें तो वो उतनी ही मोमबत्ती जो पिघली हुई है वो ठंडा हो जाएगी, अर्थात वो उत्क्रमणीय प्रक्रिया होगी, क्योंकि उस बर्तन से बाहर तो जाएगी नहीं और खत्म होने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि उसको हम जला नहीं रहे हैं, सिर्फ पिघला रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चला जाता है। नेक्स्ट है आपका, इसमें कुछ वैसे ही उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, जैसे किसी पदार्थ को अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करने के बारे में बताया गया है कि मिश्रित करके फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन तो कर दिए लेकिन उसमें बुनाई करके पुनः उसे हम अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, इसमें बताया गया अच्छे तरीके से कि परिवर्तन का जो डिफिनीशन होता है वो क्या होता है। वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। वस्तु की अवस्था, अवस्था का मतलब ठोस, द्रव, गैस। जो वस्तु की अवस्था होती है वो तीन होती है, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस, यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना, ठोस से द्रव, द्रव से गैस। आकार, आकार आप जानते हैं कि अगर छोटा है तो इसको हम छोटा कहेंगे, अब ये बड़ा हो गया तो इसका आकार कैसा हो गया, बड़ा हो गया। रंग यानी कि किस रंग का है, स्वाद यानी किस स्वाद का है, गंध और प्रकृति में निरंतर बदलाव होते हैं, जैसे प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव के बारे में भी कुछ बात किया गया है। जैसे जो पेड़ की पत्तियां होती हैं वो सूखने के पश्चात क्या होती हैं, झड़ जाती हैं। पेड़ की पत्तियां जो होती हैं वो पीली भी हो जाती हैं, पेड़ का आकार जो होता है वो बढ़ जाता है। ये प्रकृति में होने वाले बदलाव हैं और प्रकृति में होने वाले बदलाव के बारे में भी नीचे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए परिवर्तन के प्रकार, तो देखिए परिवर्तन तो वैसे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे उत्क्रमणीय परिवर्तन अभी हम लोग पढ़े हैं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन पढ़े हैं। वैसे ही यहाँ पे परिवर्तन के बारे में यहाँ पे भी बताया गया है कि परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे मंद एवं तीव्र परिवर्तन। मंद एवं तीव्र परिवर्तन, जैसे दूध से जो दही बनती है उसमें भी क्या होता है, दूध की संरचना में परिवर्तन होता है तो दही बनती है। दूध में दही की अल्प मात्रा मिलाने से दही का बनना, दूध में दही की अल्प मात्रा मिलाने से दही का बनना तथा दूध में नींबू का रस डालकर फाड़ना, दोनों प्रक्रियाओं में हम देखते हैं कि क्या बन रहा है, बन तो दही ही रहा है, लेकिन दूध से दही बनने में अगर दही डाल के हम बनाते हैं तो वो प्रक्रिया क्या होती है, मंद प्रक्रिया होती है। लेकिन जबकि दूध में नींबू रस डालने पर दूध जल्दी फट जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तीव्र प्रक्रिया कहते हैं। देखिए दिया है कि जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में अधिक समय लगता है तो इन्हें धीमी या मंद गति से होने वाला परिवर्तन या मंद परिवर्तन कहते हैं, ठीक है, मंद परिवर्तन कहते हैं। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में कम समय लगता है तो इन्हें क्या कहते हैं, तीव्र या तेज परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे दिखाया गया जैसे जब बैलून फुलाया जाता है तो उसके आकार में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, लेकिन यदि इसमें कोई नुकीला चीज डाल के हम इसमें छेद कर दें तो ये फूट जाएगा, और फूट जाने पे क्या होगा, ये परिवर्तन तीव्र हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में कम समय लगता है तो उसे तेज गति से होने वाला परिवर्तन या तीव्र परिवर्तन कहते हैं। अभी बताया गया है कि यदि समय ज्यादा लगेगा तो कैसा परिवर्तन होगा, मंद परिवर्तन, और अगर परिवर्तन होने में समय कम लगेगा तो उसे कैसा परिवर्तन कहा जाएगा, तीव्र परिवर्तन कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, जल में नील घोलते ही
विलयन कैसा हो जाता है? नीले रंग का हो जाता है। माचिस को जलाते हैं, तुरंत जल जाता है। फूले गुब्बारे का फूटना, ये भी तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन ये सारे हैं। जैसे पटाखे का फूटना, ये भी तीव्र परिवर्तन होता है। और नाखूनों का बढ़ना, नाखून क्या होते हैं? धीरे धीरे बढ़ते हैं, इसलिए नाखून को हम हर सप्ताह में काटते हैं। बच्चों का बढ़ना, बच्चों में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो भी काफ़ी धीमे होते हैं। लोहे में जंग लगना, ये एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया जो काफ़ी धीरे गति से होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि कैसे कैसे परिवर्तन जो होते हैं वो तीव्र होते हैं और कैसे मंद। जैसे बर्फ का पिघलना, जो बर्फ का पिघलना है वो मंद परिवर्तन है। कैसा है? मंद, क्योंकि इसमें समय चाहिए, ये तुरंत नहीं हो जाएगा। ठीक है, कैसा परिवर्तन है? मंद है। दूध से दही बनना, अगर दूध में हम थोड़ी सी दही की मात्रा डालकर उसे दही बना रहे हैं तो ये भी प्रक्रिया कैसा होगा? मंद होगा। कैसा प्रक्रिया होगा? मंद होगा। मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना भी कैसा प्रक्रिया होगा? मंद होगा। दीपावली में पटाखे का जलना, दीपावली पे हम लोग देखते हैं कि अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं काफ़ी एक्साइटेड होते हैं पटाखे जलाने के लिए, और पटाखा जलता है तो काफ़ी तीव्र गति से आवाज़ करता है, और जो इसकी प्रक्रिया होती है वो भी कौन सी होती है? तीव्र परिवर्तन होती है। कैसा परिवर्तन होता है इसमें? तो तीव्र परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? तीव्र परिवर्तन होता है। तथा गुब्बारे का फूटना भी कैसा परिवर्तन है? तो ये भी तीव्र परिवर्तन है। ठीक है, गुब्बारे का फूटना भी कैसा परिवर्तन है? तीव्र परिवर्तन है। अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, नेक्स्ट है अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। तो अनुकूल किसे कहते हैं? जब हमारे अकॉर्डिंग मौसम अनुकूल हो, यानी अच्छा हो, जिसमें हम अपने सारे कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकें आसानी से, तो हम वैसे मौसम को कहते हैं कि आज का मौसम कैसा है? अनुकूल है। और प्रतिकूल मौसम, जैसे आप देख सकते हैं कि अभी ठंडी का दिन कितना ज़्यादा था, यानी कि ठंडी काफ़ी थी, तो उसमें लोग अपने सभी काम को सही से नहीं कर पा रहे थे, तो उस वक्त हम लोग के लिए मौसम कैसा था? प्रतिकूल था। यानी कि उसमें हम सभी अपने कार्यों को सही ढंग से पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उसको हम कह सकते हैं कि जो वो मौसम था वो हम लोग के लिए, यानी कि हमारे बॉडी के लिए प्रतिकूल था। अगर इसकी बात किया जाए डेफिनेशन की, तो उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन को अनुकूल परिवर्तन कहते हैं, तथा अनुपयोगी तथा हानिकारक परिवर्तन को प्रतिकूल परिवर्तन कहते हैं। जो हमारे लिए उपयोग में न ला जाए, अनुपयोगी हो तथा लाभदायक न होकर हानिकारक हो, तो ऐसे परिवर्तन को हम प्रतिकूल परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ऐसे परिवर्तन को कैसा परिवर्तन कहा जाता है? प्रतिकूल परिवर्तन कहा जाता है। अब देखिए, अब आता है नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। तो नियमित परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जो प्रकृति के द्वारा समय समय पे होता रहता है। ठीक है, ऐसा परिवर्तन हम, जैसे कुछ परिवर्तन नियमित रूप से निश्चित समय पर होते रहते हैं, जैसे ऋतुओं का बदलना, रात और दिन का होना। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? नियमित परिवर्तन कहेंगे। तथा कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनका समय फिक्स नहीं होता है, वे कभी कभी हो सकते हैं, जैसे वर्षा का होना। ठीक है, वर्षा का होना, मानसून बन गया, वर्षा हो गया। आंधी आना, तूफान, बाढ़, सूखा, भूकंप तथा सुनामी आदि जो होते हैं। जैसे एक और भी है ज्वालामुखी का फूटना। ये सब अनियमित परिवर्तन है, यानी कि इसकी टाइमिंग फिक्स नहीं है कि हाँ 2 मंथ बाद या आफ्टर 3 मंथ बाद ये परिवर्तन होने वाला है, यानी कि इसका जो अवधि है, इसका जो समय है वो फिक्स नहीं है, इसलिए जो ये परिवर्तन होगा वो अनियमित परिवर्तन कहलाएगा। और वो ऐसा परिवर्तन जिसका समय फिक्स हो कि हाँ इतने बाद ये चीज़ आने वाला है, तो उसे हम कैसा परिवर्तन कहेंगे? नियमित परिवर्तन कहेंगे, जैसे ऋतुओं का बदलना और रात और दिन का होना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें अच्छे तरीके से डिफिनेशन दिया गया है कि निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन को हम नियमित परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, निश्चित समय पर लगातार, यानी कि समय टू समय होने वाले परिवर्तन को हम नियमित परिवर्तन कहते हैं, तथा वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता है अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, कैसे परिवर्तन कहलाते हैं? अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे अभी भी आपने पढ़ा, ज्वालामुखी का फटना, आंधी, तूफान, वर्षा, ये सभी कैसे हैं? यानी कि जितनी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो अनियमित परिवर्तन में आती हैं, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं समय बता के नहीं आती हैं कि हम 2 महीने बाद आने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, जिसको हम कह सकते हैं उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो पेज नंबर 1 पे ही उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे देखे हैं हम लोगों ने।
जैसे इसमें दिया है उत्क्रमणीय, तो उत्क्रमणीय में क्या बताया गया कि ऐसा परिवर्तन जो किसी पदार्थ में हो जाए लेकिन पुनः उस पदार्थ को हम प्राप्त कर सकें, यानी कि उसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे सिर्फ उसके किस में परिवर्तन हो सकता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उसके रूप में परिवर्तन हो सकता है। जैसे देखिए गुब्बारा में एक लड़की अपने मुख के द्वारा हवा भर रही थी, वो फूल जा रहा था, लेकिन जब उसको छोड़ दिया गया तो पुनः अपने वापस अवस्था में आ गया। तो ऐसे परिवर्तन को उत्क्रमणीय कहा गया। तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, जैसे कि आटे से गूथे हुए आटे से रोटी बनाना, यानी कि रोटी को बनाकर तवे पे सेकना, तो क्या रोटी सेकी हुई रोटी से हम पुनः गूथा हुआ आटा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए ऐसा जो परिवर्तन होगा वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, ऐसे परिवर्तन जिनमें परिस्थितियां उलट देने पर पदार्थ वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, ऐसे परिवर्तन को प्रत्यावर्तित परिवर्तन अर्थात उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। जैसे स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देने पे स्प्रिंग वापस अपनी पूर्वावस्था को क्या करती है? प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? उत्क्रमणीय यानी कि प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाएगा। जबकि ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ को पुनः अपनी पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सकता, ऐसे परिवर्तन को अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, जब दूध से दही बन जाता है तो दही से पुनः हम दूध को प्राप्त नहीं कर सकते। मोमबत्ती का जलना, यानी कि जितनी मोमबत्ती जल चुकी है उसके बाद अब इस जली हुई मोमबत्ती से हम वापस मोमबत्ती को प्राप्त नहीं कर सकते। और पूजा करते वक्त बहुत सारे लोग धूपबत्ती का प्रयोग करते हैं, तो जब धूपबत्ती जल जाती है तो उससे वापस हम धूपबत्ती में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे दिया गया है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके बारे में जानना। तो भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ से, यानी कि जब पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होता है, उसकी संरचना और गुणधर्म में परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिससे किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, तो उसे हम कैसा परिवर्तन कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि ऐसा परिवर्तन जिसमें अनेक प्रकार के नए पदार्थ का निर्माण हो, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया गया होगा। ठीक है, जैसे भौतिक परिवर्तन क्या किया जा रहा है? पानी को गर्म किया जा रहा है। जब पानी को गर्म किया जा रहा है तो पानी को वापस हम उस पे से उतार के नीचे रख देंगे तो पानी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, पानी ठंडा हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए अगला है, दिया गया है कि ऐसा परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता। रूप बदल जाता है यानी कि उसकी अवस्था, जैसे बर्फ है तो द्रव बन गया, द्रव है तो गैस बन गया। ठीक है, परंतु उससे नया पदार्थ नहीं बना। ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। जैसे हम लोग देख रहे थे अभी ऊपर, जो गुब्बारा था उसको फुलाया जा रहा था और छोड़ देने पे वो गुब्बारा पुनः प्राप्त हो जा रहा था। अगर कोई छड़ है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? मोड़ रहे हैं, तो फिर वापस उस छड़ को हम सीधा कर सकते हैं। तो ये सब परिवर्तन जो है वो कैसा परिवर्तन है? भौतिक है। देख सकते हैं जैसे बर्फ है तो बर्फ को पिघला के हम द्रव बना सकते हैं, और द्रव को पिघला फिर द्रव को हम क्या कर सकते हैं? बर्फ में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो ऐसा परिवर्तन जिनमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। नया पदार्थ कब बनेगा? जब उसके गुण, संरचना, संगठन में परिवर्तन होगा, है ना। तो ऐसा परिवर्तन जिनमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन यदि एक बार हो जाता है तो उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता उसके पूर्वावस्था में, यानी कि जिस अवस्था से वो बनाया गया है उसे पूर्वावस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे उपयुक्त हम लोग पढ़े हैं कि दूध से दही बना दिया जाता है, लेकिन दही से पुनः हम दूध नहीं बना सकते। एक बार मोमबत्ती जल जाती है तो पुनः हम मोमबत्ती को वापस प्राप्त नहीं कर सकते। और डाइजेशन यानी कि जो पाचन होता है,
जो पाचन होता है, पाचन भी आपका रासायनिक परिवर्तन में ही आता है। पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो भी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। ठीक है। अब प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक के द्वारा किए गए परिवर्तन या प्राकृतिक में होने वाले परिवर्तन को प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे ऋतुओं का बदलना, दिन रात का होना और समय समय पे वर्षा होना। ठीक है, ये सब जितनी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो सब प्राकृतिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। जबकि कृत्रिम परिवर्तन किसे कहते हैं? तो मानव के द्वारा जो चेंजिंग की जा रही है दिन प्रतिदिन, हम देखते हैं कि मानव के द्वारा दिन प्रतिदिन चेंजिंग की जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। जैसे बिल्डिंग तैयार की जा रही हैं अनेक प्रकार की, मानव के द्वारा बहुत सारे उपकरण बनाए जा रहे हैं नए नए प्रकार के, तो ये सारे जो परिवर्तन हो रहे हैं वो कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, कैसे परिवर्तन कहलाते हैं? कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे देखिए दिया भी गया है कि प्राकृतिक परिवर्तन कहते किसको हैं? मौसम तथा जलवायु परिवर्तन से आप सभी परिचित हैं, यानी कि हम सभी परिचित हैं अच्छे तरीके से। मौसम तथा जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, और इस प्रकार प्रकृति में कुछ परिवर्तन स्वतः होते रहते हैं, जैसे दिन रात का होना, वर्षा आदि, तूफान, मौसम का बदलना। ठीक है, बादल का आना, वर्षा का होना, ज्वालामुखी का फटना, यानी कि सिंपल सा कह सकते हैं कि सभी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो प्राकृतिक परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। ठीक, अब कृत्रिम परिवर्तन क्या होता है? तो अभी बताया गया है कि मानव कृत्रिम के द्वारा ही, कृत्रिम का मतलब ही होता है कि मानव के द्वारा जो परिवर्तन किए गए हैं उसे हम कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। जैसे बढ़ई को लकड़ी से मेज, कुर्सी या तख्त बनाते हम लोग देखे हैं, ये परिवर्तन कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। ठीक है, मिट्टी, सीमेंट, ईंटों से घर तथा इमारत बनाते हुए भी हमने देखा है, ये परिवर्तन भी मानव के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसको कृत्रिम परिवर्तन कहेंगे। नेक्स्ट है अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन। अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन। ठीक, तो अब देखिए अनियंत्रित परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिन पर कोई अपना नियंत्रण नहीं रहता है, ऐसे परिवर्तन को अनियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिस पे मानव का कोई वश नहीं रहता है उसे अनियंत्रित परिवर्तन कहा जाता है। जैसे चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन, बादलों का आना, क्या बादलों के आने के क्रम को हम रोक सकते हैं? नहीं। आदि आने वाला तो उसे रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। यानी कह सकते हैं कि अनियंत्रित परिवर्तन जो होता है वो प्राकृतिक परिवर्तन के तहत आता है, क्योंकि प्राकृतिक परिवर्तन को हम रोक नहीं सकते हैं। जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उसे हम रोक नहीं सकते हैं, इसलिए ये अनियंत्रित परिवर्तन है जिसपे मानव का कोई वश नहीं होता है। दूसरा है नियंत्रित परिवर्तन। तो नियंत्रित परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसे कि हम रोक सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसे मानव के द्वारा रोका जा सकता है उस परिवर्तन को हम नियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। जैसे बिजली के पंखे की गति को तेज या धीमा करना, लालटेन की रोशनी को कम या ज़्यादा करना, ये हमारे वश की बात है, ये हमारे हाथ में होता है। लालटेन की रोशनी को या तो हम कम कर दें या ज़्यादा कर दें। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? नियंत्रित परिवर्तन कहते हैं, जिसमें कि हम या तो उसे तीव्र कर सकते हैं या तो स्लो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप साइकिल से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, या स्कूटर से या स्कूटी से आप पढ़ने जा रहे हैं, रास्ते में आपका मित्र मिल जाए तो आप क्या करेंगे? साइकिल की गति को कम कर लेंगे या तो रोक देंगे और आराम से अपने दोस्त से बात कर लेंगे। तो यानी कि ये हमारे बस की बात है, यानी कि ये हम अपने कंट्रोल में हम लोग के होता है। तो इस परिवर्तन को हम नियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जटिल परिवर्तन। तो देखिए जटिल का मतलब ये कॉम्प्लेक्स, यानी कि जिसमें बहुत सारे चरण से उसको होके गुजरना पड़े। जैसे पाचन, पाचन बताए हैं अभी आपको कि जो पाचन होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। लेकिन जो पाचन है वो जटिल परिवर्तन के अंतर्गत आता है, यानी कि इसे बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे दिया है शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि, ये सभी कैसे परिवर्तन होते हैं? जटिल परिवर्तन होते हैं। जैसे पाचन स्टार्ट होता है मुख से और उसके बहुत सारे चरण हैं, उसको अगले अध्याय में अच्छे
से एक्सप्लेन किया जाएगा। श्वसन भी है, तो श्वसन के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि हवा को हम नाक के द्वारा लेते हैं, फिर वो वाइन पाइप में जाता है, फिर लंग्स में जाता है, तो इसके बहुत सारे चरण हो गए। उत्सर्जन भी इसी तरीके से, उत्सर्जन का जो मेन पार्ट होता है वो किडनी अर्थात गुर्दा होता है, और उत्सर्जन त्वचा के द्वारा भी किया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के द्वारा यानी कि मूत्राशय के द्वारा भी किया जा रहा है। तो इसमें भी बहुत सारे इसे चरण से होके गुजरना पड़ रहा है, इसलिए ये सारे परिवर्तन जटिल परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। और प्रजनन तो बहुत बड़ी यानी कि जटिल परिवर्तन होता ही है, जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद एक जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट के बाद एक एम्ब्रियो में परिवर्तन होता है, फिर एम्ब्रियो में कुछ चेंजिंग होती है तो फिर वो शिशु बनता है। यानी कि ये सारे परिवर्तन जो स्टेज, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कन्वर्ट होते होते जाके पूर्ण होते हैं, तो उसे हम जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स परिवर्तन यानी कि चेंजिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि जटिल का मतलब ये है कि जिसमें बहुत सारा चीज मिला हुआ है। ठीक, आगे परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं, यानी कि परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं क्या क्या होती हैं। यानी कि एक चीज में परिवर्तन करने से दूसरे पे भी इस चीज का इफेक्ट पड़ता हो, तो इसे हम कहते हैं परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं। जैसे हम देखते हैं कि जब हम क्या करते हैं, पेंसिल को छीलते हैं ब्लेड से पेंसिल को हम छीलते हैं, तो उसका इफेक्ट पेंसिल में तो परिवर्तन हुआ ही, लेकिन उसका इफेक्ट ब्लेड पे भी पड़ता है, उसकी धार क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, जैसे अब फिर लोहे में जंग लगना, इसमें लोहा तथा ऑक्सीजन नमी की उपस्थिति में परस्पर क्रिया करते हैं, तो लोहे में जंग लगता है। परस्पर क्रिया से वस्तुएं क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं, तो ऐसे परिवर्तन को आपसी प्रतिक्रियाएं कहा जाता है। पर अब अगली हेडिंग है परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। तो किसी भी परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये बात स्पष्ट है। ठीक है, किसी भी परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा अल्कोहल जब आप अपने हथेली पे लेते हैं, तो शरीर की उसमें ऊर्जा को वो अवशोषित करके वाष्पित होता है, यानी कि शरीर की जो उसमें ऊर्जा होती है उसे अवशोषित करता है, तो वो ऊर्जा उस अल्कोहल को वाष्पित कर देती है, और इसी वजह से जो अल्कोहल होता है वो हमें हमारे हाथ पे ठंडा महसूस होता है। जो फोटो फिल्म होता है उस पर प्रकाश पड़ने से फोटो नष्ट हो जाती है, वो ऊर्जा को अवशोषित करता है, इस वजह से जो फोटो होता है वो नष्ट हो जाता है। फिर दिया गया है कि साइकिल का पैडल चलाने पर यांत्रिक ऊर्जा के उपयोग से साइकिल गतिमान हो जाती है, यानी कि जब साइकिल के पैडल पे अपने आप पैर के द्वारा बल लगाते हैं तो क्या होता है, साइकिल गतिमान होती है। इसी प्रकार स्प्रिंग को दोनों हाथों से पकड़कर खींचने पर उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। इन सभी क्रियाओं में पेशीय ऊर्जा यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो नीचे इसी तरीके के एग्जाम्पल दिए गए हैं कि ऊर्जा की आवश्यकता क्या है। ऊर्जा भी प्रयोग करता है परिवर्तन करने में, यानी कि ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है किसी चीज़ के में परिवर्तन करने के लिए, यानी कि साइकिल की गति को बढ़ाने के लिए ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, अभी आप देखें। फिर अल्कोहल को वाष्पित करने के लिए। एंड नेक्स्ट है आपका, क्या आपने कभी बादलों को तेज गरजने एवं पटाखों की तीव्र ध्वनियों से खिड़कियों तथा दरवाजों की खड़खड़ाहट तथा शीशे के चटकने का अनुभव किया होगा? ऐसा बहुत सारे लोग देखते हैं और हम सभी देखते हैं। ये परिवर्तन जो होता है ये ध्वनि ऊर्जा के कारण होता है, यानी कि ऊपर हम ऊर्जा के बारे में पढ़े हैं, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ध्वनि ऊर्जा में भी क्या होता है, पावर होता है। ध्वनि ऊर्जा का भी हम प्रयोग बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, जैसे बागीचों में या खेतों में पक्षियों को भगाने के लिए क्या किया जाता है, टीन को पीटा जाता है। ठीक है, ताकि उसके वजन यानी कि ध्वनि आवाज़ से जो पक्षी होते हैं वो सुनकर क्या करते हैं, भग जाते हैं। यानी कि कुछ परिवर्तनों के लिए ध्वनि ऊर्जा भी आवश्यक होती है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही।